सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। 71st बीपीएससी के रिवीजन की सीरीज में आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स के अंदर मोशन जो यूनिट है उसको रिवाइज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से सवाल आते हैं, हम बिल्कुल इसको एक रिवीजन के फॉर्मेट में लेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये कंसेप्ट इम्फोसाइज करने की ज़रूरत है वहीं उसको इम्फोसाइज किया जाएगा, या फिर उसको अदरवाइज हम उसको एक सिलसिलेवार ढंग से हम उसको रिवाइज करते हुए निकलेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये। मोशन में हम स्केलर वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन, देन विल गो फॉर मोमेंटम एंड बहुत लंबा चीज़ है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, बट यकीन मानिए चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ स्केलर क्वांटिटीज़। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? तो याद रखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी आप वेक्टर बन पाएंगे और तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, राइट? सो अदरवाइज आप स्केलर रह जाएंगे, आप एस्पिरेंट रह जाएंगे। सो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। आप याद रखेंगे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज़। इनके पास मैग्नीट्यूड तो है, यानी हम बात तो करते हैं कि इतना यूनिट वर्क हुआ है, इतना यूनिट पावर लगा है, बट पावर का डायरेक्शन नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है, हम आगे देखेंगे, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी इज एन स्केलर क्वांटिटी। कारण भी बताऊंगी आगे जब ये टॉपिक आएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी इज एन स्केलर क्वांटिटी डिस्पाइट इट हैज़ इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ पे चलते हैं। 3 क्राइटेरियाज हैं आपको फुलफिल करने हैं कि आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा आप ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस या फिर जो भी कहिए ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। अभी ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स है, मान लीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स पे प्लेस करें, जैसे कि ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो इन तीनों का, मान लीजिए सी वेक्टर है तो ये तीनों का जो है वो नेट रिजल्टेंट बताएगी। यानी ये जो थर्ड साइड है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन से जो आएगा नेट रिजल्टेंट वो बताएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 क्वालिटीज़ हैं कि आपके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा ये 3 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने कहा था अभी आगे पढ़ेंगे भी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्पाइट कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बिन डायरेक्शन होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती है। प्लीज़ याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारा का सारा वेक्टर है, याद रखिएगा। टॉर्क आपका पूछा हुआ सवाल है कि टॉर्क जो है वो वेक्टर है, स्केलर है, तो याद रखेंगे आप। फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा ही, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर होगा ही। टॉर्क वेक्टर आप याद रखेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन इसके बावजूद ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। क्लियर है? ये आपको अब पता है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है और आप समझदार हो गए हैं। तो स्केलर वेक्टर के बाद आइए चलते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। हमने देखा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंसेप्ट समझते हैं। डिस्टेंस बेसिकली 2 पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए से उसको बी तक जाना है और इसके लिए उसने इस तरह का कोई रास्ता इख्तियार किया,
तो इन दोनों पॉइंट्स के ये जो एक्चुअल पाथ ए से बी तक जाने के लिए जो ऑब्जेक्ट ने इख्तियार किया, ये एक्चुअल पाथ में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये लेंथ जो है ये डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये एक्चुअल का पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ये एक्चुअल पाथ में जो भी लेंथ उसने कवर किया होगा इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट। यानी ए से बी तक अगर जाना है तो आप कान घुमाकर क्यों जा रहे हैं, आप सीधा चले जाइए, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है हमेशा। देखिए ए से बी तक जाना है, इसका एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है, बट डिस्टेंस का कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि हम इसको एक्चुअल पाथ में लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आ जाता है तो हम वहाँ पे किसकी बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में इन ए गिवन टाइम पीरियड। याद रखेंगे आप, डिस्टेंस हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का यूनिट मीटर ही है। याद रखेंगे क्योंकि इवेंचुअली दोनों लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट लेंथ एंड डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ। सो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। कैसे, दो पॉइंट्स है ए और बी के बीच में जाना है मान लीजिए, तो ए से बी में गए, सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हो गया पॉजिटिव। अब मान लीजिए ए से बी गए और बी से ए आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये ए से बी गए बी से ए आ गए, जीरो, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। मान लीजिए डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक हमने x ट्रेवल किया, वापस आए -x, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। सो यहाँ से जो भी अगर हम पीछे जाएंगे ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्शन नहीं मेजर कर रहे हैं, हम वहाँ पे एक्चुअल लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ए से बी तक गए हैं और बी से ए तक आए हैं, तो हालांकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस आपका पूरा 2x हो जाएगा। ए से बी एक्स एंड बी से ए एक्स, 2x। अगर इधर भी जाएंगे तो वो भी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि हम जब डिस्टेंस की बात करें तो हम सिर्फ लेंथ देख रहे हैं, ना हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ना हम शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं, हम जो भी एक्चुअल पाथ है उसका लेंथ देख रहे हैं बस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं और शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी, जैसा कि हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। याद रखेंगे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये याद रखेंगे कि किसी भी सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। किसी भी सूरत में इन एनी गिवन सिचुएशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी ईदर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस, बड़ा नहीं हो सकता। अब आपको ये समझ में आ गया, आप समझदार हो चुके हैं। आइए अब स्पीड और वेलोसिटी पे चलते हैं। हमने देखा है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। और जहाँ जहाँ डिस्टेंस आएगा वहाँ वहाँ ये स्केलर होगा। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। याद समझ में आ गया? स्पीड एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जहाँ जहाँ डिस्टेंस आएगा वहाँ वहाँ वो स्केलर होगा क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट हमने कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड हो गया ये। इतना ही आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करते हैं कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और जहाँ यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक यूनिट टाइम इंटरवल में पर यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी आएगा वेलोसिटी
क्योंकि हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। सो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगेन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमारी वेलोसिटी जो होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड क्योंकि हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से मेजर कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, इवेंचुअली डिस्प्लेसमेंट में भी हम लेंथ देख रहे हैं, राइट, विथ अ डायरेक्शन मीटर, टाइम को सेकेंड, तो यूनिट जो होगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम इसको किस में मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। एंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकती है। एंड इसी क्वालिटी की वजह से एक्सेलरेशन का उल्टा डिसेलरेशन भी होता है, राइट। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी हमारी घटती जाती है, निगेटिव होती जाती है। चलिए आइए अब हम एक्सेलरेशन पे पहुँचते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जिस रेट से, जिस दर से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। एक टाइम t1 पे अगर वेलोसिटी v1 है और t2 पे वेलोसिटी v2 है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। अगेन वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी का हमने देखा था मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और क्योंकि हम इसको वेलोसिटी में डील कर रहे हैं तो वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे साथ बोलिए। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें, हमने देखा कि वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो जिस केस में अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और उस सिचुएशन को रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, और उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल हैं, आप याद रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए v2 है, v1 है, मान लीजिए v1 है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 यानी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो हम इसको 5 मीटर पर सेकेंड रख लेते हैं, और ये दोनों टाइम इंटरवल हमने 5 सेकेंड रखा। अब हम देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1, तो 5 माइनस 10 अपॉन 5, ये देखिए -5 अपॉन 5 -1 आ गया एक्सेलरेशन निगेटिव। जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू, मुझे पता है आप लोगों को सब पता है, आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप, राइट। आप सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं सर्कुलर मोशन पे, राइट। तो देखिए सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सर्कुलर पाथ में रहेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ अक्वायर करता है, उसके मोशन को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर इस पूरे सर्कल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है हर टाइम पे एक कांस्टेंट स्पीड लेकर चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ने अगर सर्कुलर पाथ अक्वायर कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो सर्कुलर मोशन हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट ने पूरे पाथ में उसने अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म रखा तो वो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। याद रखिएगा स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हर मूवमेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। टेंजेंट के बेसिकली हिसाब से हम डायरेक्शन निकालते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्पाइट हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है।
आइए अब एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए समझने के लिए एक हमें डायग्राम बनाना होगा। मान लीजिए हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और टी टाइम में उसने जो आर्क कवर किया है वो थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, सो आ जाइए, ये डायग्राम माइंड में रखना है। सो बेसिकली यूनिट टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन सर्किल के ओरिजिन पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी एंगल बना रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यूनिट टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो जितना भी आर्क सर्किल में जो भी डिस्टेंस कवर किया है और वहाँ से इस पॉइंट से अगर सेंटर पे हम देखें तो जो एंगल बन रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर बात करें नोटेशन की तो इसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा क्या है? ऑब्जेक्ट ने जो टी टाइम में जो भी लेंथ कवर किया है सर्कल में उस दूसरे पॉइंट पे यानी ओरिजिन से लेकर के जहाँ भी ये चला है उस पॉइंट से जो सर्कल का सेंटर है जो भी एंगल बनता है वो थीटा है और टी जो है टाइम टेकन है। सो याद रखेंगे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टी और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। एक और फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर टी टाइम पीरियड हो यानी टाइम पीरियड एक पूरे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड होता है, तो टी जो टाइम पीरियड हो यानी कंप्लीट यस एंड एन इज फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लग रहा है, 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितनी बार रिवॉल्व कर ले रही है। एंड कैपिटल टी क्या है कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उस केस में n इंटू टी इक्वल टू 1 होता है। आप याद रखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी दैट इज हमने इसको n से डिनोट किया इंटू टाइम पीरियड t इक्वल टू 1 होता है। एंड यहाँ से ये डिराइव होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई बाई टी। आप ये याद रखेंगे। अगर याद रखेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में जो ऑब्जेक्ट है वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक रिवॉल्यूशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उस केस में ये आप याद रखेंगे और लीनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस होता है दैट इज ओमेगा इंटू आर। तो ये हमारा ये 2-3 फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। मेनली यही है, यहाँ तक जो बताया है याद रखेंगे आप। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आर क्या है? रेडियस है सर्कल का। आइए अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए थे एक बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ये नाम याद रखिएगा, मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, मैंने पहली दफ़ा ये जाना है, शायद ध्यान पहली बार दिया है कि न्यूटन ने एक किताब लिखी थी 1687 में और प्रिंसिपिया उन्होंने किताब लिखी थी और वहाँ पर उन्होंने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया था। 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिया था, तीनों को देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो न्यूटन कहते हैं कि हर बॉडी जो है अपना इनिशियल स्टेट जो है मेंटेन करती है, चाहे वो रेस्ट हो या फिर मोशन हो। हर बॉडी अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करती है चाहे वो रेस्ट और मोशन हो, अनटिल एंड अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना किया जाए। क्लियर है? हर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को मेंटेन करती है। ये इनिशियल स्टेट रेस्ट भी हो सकता है, ये इनिशियल स्टेट मोशन का भी हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। याद रखेंगे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ गैलीलियो या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब इनर्शिया क्या है? तो भाई इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू बॉडी जो है अपना इनिशियल स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करती है। यानी मेरी बॉडी जिस स्टेट में है, मान लीजिए मैं बैठी हुई हूँ इस स्टेट में मेरी बॉडी और मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मेरे बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है कि उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने का, उसको इनर्शिया बोलते हैं।
ठीक है। इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी अगर मैं बैठी हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं बैठी रहूँ, मुझे धक्का दिया जाए, बट स्टिल माई बॉडी विल अपोज दैट धक्का। एंड अगर मैं मोशन में हूँ तो मेरी बॉडी मोशन में रहना चाहेगी। और मेरी बॉडी अगर मोशन में है और उस इस स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करने के लिए कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो मेरी बॉडी उस चेंज को अपोज करेगी। दो तरह के होते हैं इनर्शिया, समझ में आ गया। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, जब आप कार में बैठ रहे होते हैं, जब कार शुरू होने वाली होती है, जब आप कार में बैठे हैं और कार शुरू होने वाली है, क्यों, तो कार जैसे ही शुरू होती है आगे चलती है, बट हमारी बॉडी उस समय में क्या है, रेस्ट में। मोशन इधर है बट हम रेस्ट में है, तो सडनली हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, हमारी पीछे बॉडी पीछे की तरफ झुक जाती है। दूसरा, अगर एक दौड़ता हुआ घोड़ा, अगर रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप होता है, तो जो राइडर है वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन कहाँ था, आगे की तरफ था। तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ मोशन में हैं, तो वो स्टेट मेंटेन करना होता है। घोड़ा तो रुक गया, बट क्योंकि मोशन का डायरेक्शन आगे था तो हमारी बॉडी आगे हो जाती है। ये आपका पूछा हुआ सवाल है कि अगर जब हम कोट या ब्लैंकेट को छड़ी से पीटते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। आप इसको याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिला है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डिफिनेशन मिला है। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब लगता है तो या तो उसके इनिशियल स्टेट को चेंज करता है, या फिर उसके इनिशियल स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। राइट। फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। और फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा इनिशियल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है कि जब वो किसी भी बॉडी पे एक्ट होता है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे, वो बॉडी जिस भी स्टेट में, इनिशियल स्टेट में वो चेंज हो जाएगा, या फिर वो चेंज करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड फोर्स। और मोमेंटम, फोर्स समझ में आ गया। फोर्स हमें कहाँ से मिला? तो फर्स्ट लॉ से मिला। मोमेंटम की बात करें तो देखिए, मोमेंटम जो है ये मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है और इसको मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है। मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है। हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि हम मोशन में, हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। राइट। सो मोमेंटम जो है ये मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है और इसको डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। याद रखेंगे आप, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एंड क्योंकि वेलोसिटी इंक्लूडेड है, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट होगा। आप याद रखेंगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मूविंग बॉडी। अब हम इसी मोमेंटम के डिफिनेशन को पढ़ के हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आ गए हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है और कहता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। और ये जो मोमेंटम चेंज होता है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ किसके बारे में बात करता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। और चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और ये मोमेंटम जो है वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ से हमें मिलता है कि अगर F जो है अप्लाइड फोर्स है और A जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स के अप्लाई होने से, और M जो है मास ऑफ द बॉडी है, देन F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखेंगे। सो यहाँ से हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ गिव्स डिफिनेशन ऑफ फोर्स बट सेकेंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर है ये? और ये भी याद रखेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये सेकेंड लॉ में कंटेंट है, यानी सेकेंड लॉ ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ पे आ गए हैं। हम सबको पता है थर्ड लॉ, हम सब जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ कर्मा दैट विथ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट।
रिएक्शन एग्जाम्पल्स, गन का रिकॉइल होना, रॉकेट का मोशन आप देख लेंगे सब। स्विमिंग एक एग्जाम्पल है। जब आप पानी, अगर आप गांव में अभी रह रहे हैं और कुआं से पानी उठा रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही रेयर है, अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप गांव से कुआं, गांव में कभी एक्सपीरियंस है आपके पास गांव से कुआं में पानी भरने का, तो अगर जिस रस्सी से आप पानी खींच रहे हैं वो टूटती है तो आप सीधा कुएं में जाते हैं, क्योंकि जिससे आपके जिस फोर्स से आप रस्सी को खींच रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट इक्वल फोर्स के साथ ग्रेविटी आप पे काम कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल्स, देखिए सबसे पहली बात कि जो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा सिस्टम ऑफ बॉडीज में रखता है, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉडी होंगे। एक बॉडी पे हम कभी भी सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्व ही होगी जब एक से ज़्यादा बॉडी होगी, उसको सिस्टम ऑफ बॉडीज कहते हैं। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर सिस्टम ऑफ बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बॉडीज का वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एपिसोड। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यही रिजल्ट है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। अब जैसे मैं अपना ही एपिसोड यहाँ से आपको बता देती हूँ। दो बॉडी है, मैं 2016 का एक एपिसोड बताती हूँ। मैं एक स्कूटर राइड कर रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। मेरे स्कूटर की मोमेंटम होगी m1v1, राइट। इधर से एक लेडी आ रही हैं, मैं बिल्कुल बराबर चल रही हूँ, उनको टेक ऑफ करना था, बट उन्होंने जो भी किया। अब ये लेडी जो आ रही है स्कूटर नंबर 2 है, इसकी अपनी मोमेंटम है m2v2, ये सिस्टम ऑफ मोमेंटम हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि कुछ भी हो जाए ये मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस सिस्टम का मोमेंटम ये सिस्टम हो गया। आप दो स्कूटर्स मूव कर रहे हैं और दोनों स्कूटर जो हैं अब ये सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, यानी ये सिस्टम जब भी स्टडी की जाएगी, अब देखिए हमेशा अभी क्या है, m1v1 प्लस m2v2, दो अलग अलग स्कूटर्स हैं। ये स्कूटर 1, स्कूटर 2, ये स्कूटर 1 मैं चला रही हूँ, स्कूटर 2 कोई लेडी 2 चला रही है। अब होता ये है कि ये स्कूटर 2 जो है, मैं यहाँ आगे बढ़ रही हूँ, पीछे से आके मुझे धक्का देता है। धक्का क्या दे देता है? ये कोलाइड करता है, ठीक है, जो भी इश्यूज रहा हो, कोलाइड करता है। और कोलिजन के बाद ये गाड़ी यहीं पे ठप हो जाती है। स्कूटर 2 यहीं की यहीं थोड़ा सा आगे 10 सेकेंड जाती है, वहीं पे वहीं ठक हो जाती है। बट ये जो गाड़ी है, अब जो S1 है, स्कूटर 1 जिस पे मैं बैठी हूँ, इसका पहले का मोमेंटम क्या था? m1v1। अब प्लस ये कोलिजन के बाद सारा का सारा जो मोमेंटम है इसका S2 का, स्कूटर 2 का, वो किस में ट्रांसफर हो गया? S1 में। तो अब जो स्कूटर 1 किस मोमेंटम से चलेगा? m1v1 प्लस m2v2। अभी भी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हालांकि ये स्कूटर 2 अब स्टॉप हो चुका है, एक्चुअल वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है, बट इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है m1v1 m2v2। और यही रीज़न है कि जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं और जब भी कोई भी व्हीकल कोलाइड करता है तो जो डैमेज होता है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एक व्हीकल मोशन में है उसका अपना मोमेंटम है, दूसरी व्हीकल मोशन में उसका अपना मोमेंटम है। जनरली ये होता है कि जो भी व्हीकल कोलाइड, जनरली एक व्हीकल आकर के टक करती है और उसका पूरा का पूरा मोमेंटम जो है दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो रिसीविंग एंड पे होता है उसको डिसप्रोपोर्शनेट डैमेज होता है। चलिए इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स की बात कर ले तो देखिए, जब भी किसी बॉडी पे एक लार्ज फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, और टाइम ऑफ एक्शन बहुत कम होना चाहिए। लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे
इम्पल्स, सो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो इम्पल्स को याद रखेंगे कि इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जी, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, जनरली फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा और टाइम बहुत कम होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, और इसका एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इसका जो एसआई यूनिट है न्यूटन सेकेंड है, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है एंड टाइम का सेकेंड है। सो इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। और इम्पल्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा हम, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अभी भी हैं, तो थोड़ा सा हम सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है, हमने पढ़ा था, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मोशन, बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमेशा लगता है। जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पे एक बॉडी है, इसका हमेशा वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस बॉडी का टेंडेंसी होगा कि ये यहाँ से इस मोशन से एग्जिट कर जाए। ये बॉडी यहाँ, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि यहाँ से एग्जिट हो जाए। तो इस बॉडी को इस सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ताकि ये बॉडी हमेशा से इस सेंटर से बंधा रहे और इस सर्कुलर पाथ में लगा रहे। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या काम है इसका, सर्कुलर मोशन में जो भी बॉडी है उसको सेंटर से बांधे रहना, इसके बिना बॉडी उड़ जाएगी, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द बॉडी टू रिमेन इन द सर्कुलर पाथ। कारण क्योंकि हर पॉइंट पे बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, और बॉडी की टेंडेंसी है कि हम इस मोशन को स्किप करके यहाँ पे इधर चलना चाहती है, यहाँ चलती है, यहाँ जाना चाहती है, यहाँ पे यहाँ जाना चाहती है, इस मोशन को स्किप करना चाहती है। तो इसको सेंटर से बांधे रखने के लिए, यानी सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया। अगर कोई बॉडी का मास m है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है और यूनिफॉर्म स्पीड v है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये पूछा हुआ सवाल है, F इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पीड इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस है। अगर कोई बॉडी m मास की है और v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, तो उसको इस सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m इंटू वी इंटू आर। v क्या है, बॉडी की स्पीड है, m क्या है, मास है, एंड r रेडियस है। समझ में आ गया है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए अगर हम आपसे बात करें कि जब भी हम लॉज ऑफ मोशन लगाने की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे असाइन नहीं किया जा सकता। इसको स्यूडो फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स ही है। देखिए, अगर मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे एक फर्जी कंसेप्ट दे के चली जा सकती हूँ, बट सच्चाई यही है कि थर्ड लॉ में जो एक्शन एंड रिएक्शन है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं, राइट। अगर रस्सी आप खींच रहे हैं, बाल्टी टूट रही है, तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, रिएक्शन आदमी पे हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग लोगों पे होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करें तो ऐसा सिचुएशन है कि अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर एक बॉडी जो है मूव कर रही है तो इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए पीटल लग रहा है, बट यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कोई और बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं असाइन कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है या इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसलिए इसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्यूडो फोर्स है, और ये हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है, लेकिन याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूगल
इज इक्वल एंड अपोजिट टू पीटल। सेंट्रीपीटल के इक्वल एंड अपोजिट है, यानी पीटल जो है, सेंट्रीपीटल जो है बाहर से सेंटर की तरफ लग रहा है, तो उतने ही अमाउंट का फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा होगा इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। बट ये हम नहीं कह सकते कि सेंट्रीफ्यूगल जो है वो पीटल का रिएक्शन है, राइट क्योंकि फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे होता है, हमारे पास एक ही बॉडी है, तो ये स्यूडो फोर्स है, राइट। लेकिन याद रखेंगे ये हमेशा ये सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और ये पीटल के इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेंट्रीपीटल के बराबर होगा। याद रखेंगे फू 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 माने दूर जाओ, यानी सेंटर से दूर जा रहा, पीटल पास आओ, पीटल पास आओ, यानी पीटल सेंटर की तरफ लग रहा है यहाँ पे। याद रखेंगे क्रीम सेपरेटर जो हम ये सब वॉशिंग मशीन, ये सारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। हम पहुंच गए लास्ट में। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है कि किसी भी फोर्स का अगर कोई अगर बॉडी है, एक एक्सिस ऑफ उस अगर एक बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, और वहाँ पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर करती हूँ, अगर ये एक्सिस है, इसके अलोंग कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड इनटू यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये जो होगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे डिटरमाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मीटर, तो फोर्स किस में मेजर होता है, न्यूटन में, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में, तो वेक्टर होगा और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। मुझे बहुत खुशी है कि क्लास कंक्लूड हो गया बिकॉज आई एम फटीग्ड। आज और भी क्लासेस का प्रॉमिस किया था बट वो हो नहीं पाया, बट कल हम बिहार स्पेशल में बिहार के रिवर्स और सॉइल कंप्लीट कर लेंगे। जियोग्राफी या जियोग्राफी एटलीस्ट हमारा कल हो जाए, और कोशिश ये रहेगी कि साइंस में हम एक और टॉपिक खींच दें, हेल्प हो। जो भी इश्यूज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू एड्रेस इन द सब्सिक्वेंट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।